नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अंकटाड ने जारी की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। 2020 में भारत में कुल $64 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई फ्लो के मामले में दुनिया में 5वें पायदान पर भारत। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 हुआ जारी। स्विट्जरलैंड ने मारी बाजी, 43वें पायदान पर रहा भारत। लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष ने की घोषणा। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है एंटोनियो गुटेरेस का पहला कार्यकाल। कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने दायर की चुनावी याचिका। नंदीग्राम विधानसभा सीट के नतीजों को दी चुनौती। नंदीग्राम सीट से चुनाव हारी थीं सीएम ममता बनर्जी। और ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारत की मेजबानी में सभी ब्रिक्स देशों ने की शिरकत। उत्सर्जन मुक्त ईंधन पहलों पर रहा जोर। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर से। एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में $64 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया गया है। इस हिसाब से दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। दक्षिण एशिया की बात करें तो यहां एफडीआई में 20% का इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट नाम की यह रिपोर्ट अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जारी की है। रिपोर्ट में वैश्विक एफडीआई फ्लो पर कोविड महामारी का असर साफ देखा गया है। आंकड़ों की माने तो वैश्विक एफडीआई फ्लो पिछले साल $1.5 ट्रिलियन के मुकाबले घटकर $1 ट्रिलियन रह गया है। इस बड़ी गिरावट के लिए रिपोर्ट में दुनिया भर में लगे लॉकडाउन को जिम्मेदार माना गया है, जिनके चलते निवेश प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ गए। हालांकि भारत के मामले में स्थिति कुछ अलग है। 2019 में भारत में एफडीआई फ्लो जहां $51 बिलियन था, वहीं यह 2020 में बढ़कर $64 बिलियन हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महामारी के चलते वैश्विक स्तर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। इस वजह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उद्योग 22% बढ़कर $81 बिलियन तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि अंकटाड संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है जो वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबंधित मामले देखती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत इस संगठन का सदस्य देश है। अंकटाड कुछ मुख्य रिपोर्ट्स जारी करती है, जिनमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और रिव्यू और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट इत्यादि शामिल हैं। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत को 43वें पायदान पर रखा गया है। भारत ने इंडेक्स में अपने पिछले साल की रैंकिंग को बरकरार रखा है। ब्रिक्स देशों में भारत से बेहतर रैंकिंग केवल चीन की है। चीन को इंडेक्स में 16वें पायदान पर रखा गया है। इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, वहीं स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सिंगापुर क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें पायदान पर हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस साल की रैंकिंग पर महामारी का आर्थिक प्रभाव रहा। आपको बता दें कि इस इंडेक्स को आईएमडी यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसे पहली बार 1989 में प्रकाशित किया गया था। इस साल इसमें 64 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की रैंकिंग 334 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों पर आधारित होती है। इन मानदंडों को 4 मुख्य कारकों आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचे के अंतर्गत रखा गया है। देशों की रैंकिंग इन चारों कारकों में अलग अलग भी जारी की गई है। इनके आधार पर भारत की रैंकिंग को देखें तो यह सरकारी दक्षता में 46, आर्थिक प्रदर्शन में 37, व्यावसायिक दक्षता में 32 और बुनियादी ढांचे में 49 रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस को फिर से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में चुना है। एंटोनियो गुटेरेस का महासचिव के पद पर यह दूसरा कार्यकाल होगा।
इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने की। गुटेरेस का पहला कार्यकाल इसी साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उनका दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। कुछ दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सामूहिक रूप से एंटोनियो गुटेरेस को फिर से चुने जाने की सिफारिश की थी। भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के दोबारा चयन को अपना समर्थन दिया था। गौरतलब है कि प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। सचिवालय महासभा और संगठन के अन्य मुख्य अंगों के रोजमर्रा के कार्य की देखरेख करता है। सचिवालय के काम को विभिन्न विभागों में बांटा गया है। प्रत्येक विभाग या कार्यालय को अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में सामंजस्य बिठाने के लिए कार्यालय और विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हैं। सभी का गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में किया गया था। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी हुई थी। अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हुए बेलारूस पर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन ने कुछ और प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बेलारूस के कई अधिकारियों और संगठनों को भी पाबंदियों के दायरे में ला दिया गया है। बेलारूस की एयरलाइन कंपनियों पर ईयू के क्षेत्र में उड़ान भरने और एयरपोर्ट्स के इस्तेमाल पर पहले से ही रोक लगी हुई है। ईयू ने अपने आधिकारिक बयान में साफ किया है कि बेलारूस पर नए प्रतिबंध मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते मामलों और पत्रकारिता पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर लगाए गए। इन सभी बातों के लिए वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जिम्मेदार माना गया है। बेलारूस पूर्वी यूरोप का लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं लिथुआनिया, पोलैंड, रूस, यूक्रेन और लातविया से लगती हैं, जबकि यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। ईयू यूरोप के देशों का एक बड़ा समूह है। 1951 में जब कुछ देशों ने अर्थव्यवस्था के स्तर पर सहयोग करना शुरू किया, तब इसमें केवल बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ही शामिल थे। हालांकि अब ईयू में 27 देश शामिल हैं। यूके पिछले ही साल इस समूह से अलग हो गया। ईयू के 27 में से 19 देश यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। इन देशों को ही सामूहिक तौर पर यूरो जोन कहा जाता है। आपको बता दें कि शेंजन एरिया ईयू की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह एक विशेष क्षेत्र है जिसकी कोई आंतरिक सीमा नहीं है। इसमें कुल 26 देश शामिल हैं। इस क्षेत्र में सदस्य देशों के नागरिक सीमाओं पर बिना किसी रोक टोक के आवाजाही और व्यापार कर सकते हैं। बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे जानलेवा अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इस सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 19,000 से ज्यादा बच्चे जानलेवा अपराधों के शिकार हुए हैं। वहीं इनमें अगर स्कूलों और अस्पतालों पर हुए हमलों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 26,000 के भी पार पहुंचता है। जानलेवा अपराधों में हत्या, अपंगता, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराध शामिल हैं। रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि बच्चों के खिलाफ इन अपराधों में हत्या और अपंग कर देने जैसे मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद मानवीय सेवाओं तक पहुंच को नजरअंदाज किया जाना और एब्डक्शन यानी अपहरण जैसे मामले आते हैं। पिछले साल अपहरण के मामलों में 90%, जबकि बलात्कार और दूसरे यौन अपराधों में 70% का इजाफा हुआ है। प्रभावित बच्चों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि युद्ध और संघर्षों का लाखों बच्चों के जीवन पर असर देखा गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड के चलते सशस्त्र संघर्ष में फंसे बच्चों तक राहत पहुंचाने में संयुक्त राष्ट्र को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस महामारी के चलते अपहरण, यौन अपराधों और स्कूलों व अस्पतालों पर हमले के खतरे बढ़ गए हैं। बीते 21 जून को समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति मनाई गई। यह दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का सबसे लंबा दिन होता है। आइए समझते हैं सॉल्स्टिस क्या होते हैं और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर इनका क्या प्रभाव होता है। सॉल्स्टिस दरअसल लैटिन भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ होता है सूर्य का स्थिर होना। यह एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के कारण पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात का अनुपात बढ़ता घटता रहता है।
पृथ्वी अपनी धुरी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान एक साल में सूर्य की किरणें एक बार उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर सीधे पड़ती हैं। इसे ही समर सॉल्स्टिस कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर बनी काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इस दिन भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी स्थानों पर दिन का समय 12 घंटे से अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में सभी स्थानों पर दिन 12 घंटे से कम होता है। ठीक इसके उलट साल में एक बार सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर सीधे पड़ती हैं। इसे विंटर सॉल्स्टिस या शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। यह घटना 21 दिसंबर को होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर खींची गई काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं। गौरतलब है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस साल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अर्जी दाखिल कर नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए नंदीग्राम सीट पर चुनाव को रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। आइए समझते हैं कि एक बार चुनाव नतीजे घोषित हो जाने के बाद उम्मीदवार या मतदाता के पास क्या विकल्प रह जाता है। दरअसल नतीजे घोषित करने के बाद चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो जाती है। इसके बाद किसी उम्मीदवार या मतदाता के पास केवल चुनावी याचिका दायर करने का रास्ता बचता है। ऐसी किसी भी याचिका को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है, चाहे वह चुनावी याचिका विधानसभा चुनाव से संबंधित हो या फिर लोकसभा चुनाव से। हालांकि इस मामले में शर्त यह है कि नतीजे घोषित होने के बाद 45 दिनों के भीतर ही चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस बारे में कहा गया है कि हाईकोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी केस 6 महीनों में खत्म हो जाए। आपको बता दें कि चुनावी याचिका कुछ आधारों पर ही दायर की जा सकती है, जैसे अगर जीते हुए उम्मीदवार की सहमति के साथ उसका पोल एजेंट धांधली में लिप्त पाया जाता है। इसके अलावा अगर जीते हुए व्यक्ति का नामांकन पत्र गलत तरीके से स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। वहीं मतगणना में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर भी यह याचिका दायर की जा सकती है। इस मामले में हाईकोर्ट को पूरी शक्ति है कि वह किसी खास सीट के नतीजे को रद्द कर सकता है और नए चुनाव या नए विजेता की घोषणा कर सकता है। नतीजे को अवैध घोषित करने का एक जाना माना मामला तब रहा है जब 1975 में रायबरेली सीट से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुने जाने को अवैध घोषित कर दिया गया था। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ बैठक संपन्न हुई। अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने की उम्मीद बढ़ गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी डिलिमिटेशन प्रोसेस यानी परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि परिसीमन का मतलब विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना होता है। चूंकि भारत में विधानसभा या लोकसभा सीट जनसंख्या आधारित होती है, इसलिए जनसंख्या में परिवर्तन के साथ परिसीमन जरूरी हो जाता है। पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है। यह काम परिसीमन आयोग की निगरानी में होता है। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बदलने के अलावा इस प्रक्रिया में राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहां पहले किया गया परिसीमन इस क्षेत्र की विशेष स्थिति के कारण देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग रहा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारतीय संविधान के द्वारा शासित होता था, जबकि राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर के संविधान और जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 द्वारा शासित था। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटने के बाद नए बने केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा इस परिसीमन पैनल के पदेन सदस्य हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने इनलैंड वेसल्स बिल 2021 यानी अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी दे दी। बिल के मसौदे में 1917 के मौजूदा कानून को खत्म करने का जिक्र किया गया है। नए बिल का मकसद देश के इनलैंड वेसल्स की सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना है। बिल की खास बात यह है कि अब पूरे देश के लिए एक ही कानून बनाया जा रहा है। अभी अलग अलग राज्य इस संबंध में अपने अपने नियम जारी करते हैं। इस प्रस्तावित कानून के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वह सभी राज्यों और यूटीज में वैध माना जाएगा, यानी अब किसी राज्य से अलग से कोई अनुमति की जरूरत नहीं होगी। एक और बात यह कि बिल के ड्राफ्ट में वेसल्स, उनके रजिस्ट्रेशन और क्रू की जानकारी की रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। बिल में इसके लिए एक सेंट्रल डेटाबेस बनाने का जिक्र किया गया है। मसौदे में साफ किया गया है कि अब मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। वहीं नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स का नामांकन जिला, तालुक या ग्राम स्तर पर होगा। आपको बता दें कि मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल ऐसे जहाज होते हैं जिन्हें किसी भी यांत्रिक माध्यम जैसे बिजली, भाप इत्यादि से चलाया जाता है। इनलैंड वाटर्स में ऐसे किसी भी जलीय भाग को शामिल किया जाता है जिसे आंतरिक स्तर पर नौवहन यानी इनलैंड नेविगेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। नहरों, नदियों, झीलों, ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जलमार्ग को इनलैंड वाटरवे के रूप में गिना जा सकता है। बीते दिनों डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक स्पेशल कॉल जारी किया है। यह डीबीटी के ही बायोटेक किसान मिशन कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका मकसद पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों की स्थानीय समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान देना है। वर्तमान कॉल विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ का लगभग 70% कार्यबल कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में आजीविका के लिए लगा हुआ है, जबकि इस क्षेत्र का कृषि उत्पादन में योगदान महज 1.5% ही है। बायोटेक किसान को पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को छोटे और सीमांत किसानों के खेत से जोड़ने के मकसद से लागू किया जाएगा। इसमें इस क्षेत्र की महिला किसानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। बायोटेक किसान यानी बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क कृषि नवाचार के लिए एक वैज्ञानिक किसान साझेदारी योजना है। इसे 2017 में शुरू किया गया था। इसका मकसद कृषि स्तर पर लागू होने वाले नए समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है। इस योजना के तहत अब तक देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में 146 बायोटेक किसान हब खोले जा चुके हैं। योजना से अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। हाल ही में ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में जलवायु परिवर्तन की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। बैठक में ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों पर रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए एक समिति के गठन का फैसला लिया गया है। इस पैनल में सभी संबंधित मंत्रालयों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बैठक का फोकस CO2 उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। इसके लिए परिवहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और बिजली संयंत्रों जैसे अधिक उत्सर्जन तीव्रता वाले क्षेत्रों पर ध्यान रखने को कहा गया। इसके अलावा इसमें मिशन रोशनी के तहत आने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। मिशन रोशनी पूरे देश में ऊर्जा संरक्षण योजनाओं की एक श्रृंखला को लागू करने के लिए विकसित किया गया है। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2021 से 2030 की अवधि के लिए विकसित किया है। इसका मकसद 2030 तक देश में CO2 उत्सर्जन को कम से कम 550 मिलियन टन तक कम करना है। इसके लिए इस मिशन में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता की विभिन्न गतिविधियों की बात की गई है। बीते दिनों हरित हाइड्रोजन पहल यानी ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 22-23 जून को आयोजित इस सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में सभी देशों ने अपनी उत्सर्जन मुक्त ईंधन पहलों पर चर्चा की। इस सम्मेलन को ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी NTPC लिमिटेड ने आयोजित किया। इसने हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए अपनी 2 पायलट परियोजनाओं को भी सबके सामने रखा। इसमें स्टैंड अलोन ईंधन सेल आधारित बैकअप पावर सिस्टम और माइक्रो ग्रिड सिस्टम शामिल हैं। आपको बता दें कि जब हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए किया जाता है तो इसे हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में अक्षय ऊर्जा के उपयोग की वजह से इसमें कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता।
दुनिया तेजी से ऊर्जा प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में हाइड्रोजन का उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह एक स्वच्छ ज्वलनशील मॉलिक्यूल होता है। इसके ईंधन के रूप में उपयोग से लोहा और इस्पात, रसायन और परिवहन सहित कई क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज किया जा सकता है। यहां तक कि अक्षय ऊर्जा जिसे ग्रिड द्वारा संचित या उपयोग नहीं किया जा सकता, उसे हाइड्रोजन का उत्पादन करने में उपयोग में लाया जा सकता है और इस निर्मित हाइड्रोजन का आगे ईंधन के रूप में अन्य क्षेत्रों में प्रयोग हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर जलवायु परिवर्तन का खासा असर देखा जा रहा है। इसे हो रहे नुकसान को देखते हुए यूनेस्को ने मन बनाया है कि वह इसकी स्थिति को डाउनग्रेड करेगा। यूनेस्को का कहना है कि अगले महीने होने वाली बैठक में ग्रेट बैरियर रीफ को हेरिटेज साइट्स की इंडेंजर सूची में डाला जा सकता है। यह संकेत बताएगा कि यह विश्व विरासत स्थल जलवायु परिवर्तन की वजह से आज खतरे की स्थिति में है। यूनेस्को ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया सरकार से जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्रवाई को तेज करने की सलाह दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के इस संस्था की सिफारिशों का सीधा विरोध किया है। ग्रेट बैरियर रीफ की यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ लगभग 2300 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। प्राकृतिक और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए 1981 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। यहाँ 400 से ज्यादा तरह के कोरल्स, 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और मोलस्क की 4000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। डुगोंग यानी समुद्री गाय और लार्ज ग्रीन टर्टल को भी यहाँ देखा जा सकता है। ताजे पानी के ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को बचाने के मकसद से असम में कुछ संस्थाओं ने मिलकर पहल की है। असम के हायग्रीवा माधव मंदिर समिति ने 2 एनजीओज, असम स्टेट जू और कामरूप जिला प्रशासन के साथ MOU पर दस्तखत किए। इन सभी ने मिलकर विजन डॉक्यूमेंट 2030 पर हस्ताक्षर किए हैं। हायग्रीवा माधव मंदिर में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोगों की आस्था है। कछुए की यह खास प्रजाति भारत में पाई जाने वाली ताजे पानी के कछुओं की प्रजातियों में से एक है। यह कछुआ शारीरिक रूप से इंडियन पीकॉक सॉफ्टशेल टर्टल जैसा ही दिखता है। इसके अंडों और मांस के उपभोग, सिल्ट माइनिंग और आर्द्र भूमियों पर अतिक्रमण के चलते इनके अस्तित्व पर खतरा है। इन सभी बातों के चलते जिस तरह इन कछुओं की संख्या घट रही है, उसे देखते हुए IUCN ने इस प्रजाति को क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया है। हालांकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कछुए की इस प्रजाति को कोई संरक्षण नहीं मिला है। पूर्वोत्तर भारत के मंदिरों के तालाबों में इस प्रजाति को देखा जा सकता है। इसकी बड़ी वजह इन कछुओं से जुड़ी आस्था है। श्रीलंका द्वारा आर्टिफिशियल रीफ बनाए जाने पर तमिलनाडु के मछुआरे काफी विरोध कर रहे हैं। हालांकि श्रीलंका सरकार ने इसके जवाब में अपने इस कदम का बचाव किया है। दरअसल श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप के पश्चिम में मौजूद डेल्फ्ट आइलैंड के पास एक आर्टिफिशियल रीफ बना रहा है। श्रीलंका के मत्स्य और जलीय संसाधन विभाग ने नौसेना की मदद से पिछले महीने ही यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। आर्टिफिशियल रीफ्स गहरे पानी में इंसानों द्वारा बनाई गई एक खास संरचना होती है जिनमें गैर विषैली चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर बांस या ताड़ आदि। हालांकि अब इनके निर्माण में सिंथेटिक वस्तुओं का उपयोग भी किया जा रहा है। आर्टिफिशियल रीफ्स का मकसद समुद्री जीवों, खासकर कोरल्स का संरक्षण करना है। वहीं तटों पर होने वाले कटाव को रोकने के लिए भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि इस हालिया विवाद में श्रीलंका सरकार पर यह आरोप है कि वह डंपिंग के मकसद से इन रीफ्स को बना रही है। खबरों के मुताबिक कुछ दिनों पहले ही स्थानीय सरकार ने डेल्फ्ट आइलैंड के पास खराब पड़ चुकी 20 बसों को डंप किया था। गौरतलब है कि श्रीलंका के युद्ध प्रभावित उत्तरी और पूर्वी जिलों में रहने वाले तमिल मछुआरे भी तमिलनाडु के मछुआरों का काफी लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका के तट के पास बॉटम ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंकाई तमिल समुदाय के लोगों का मानना है कि बॉटम ट्रॉलर के इस्तेमाल से मरीन इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचता है। वहीं उनकी आजीविका पर भी इसका असर देखा जा सकता है। बॉटम ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की आधुनिक तकनीक है जिसमें समुद्र की गहराई में बड़े और भारी जाल को बिछा दिया जाता है। तली पर भारी जाल बिछाने की वजह से कई समुद्री जीवों के आवास खत्म हो जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर कोरल्स पर होता है। बीते दिनों IMF ने एक इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर तय करने का प्रस्ताव दिया है। इससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलेगी। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के मुताबिक कार्बन पर बढ़ती कीमत नवीकरणीय ऊर्जा, क्लीन मोबिलिटी और लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के लिए इनोवेशन और ट्रांजिशन को बढ़ावा देती है। इससे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी।
इंटरनेशनल कार्बन प्राइस फ्लोर तय करने के लिए जॉर्जिया ने 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखने को कहा है। उनके मुताबिक कार्बन प्राइस फ्लोर को बड़ी संख्या में बड़े उत्सर्जकों जैसे कि G20 देशों को ध्यान में रखकर तय करना होगा। समझौते को न्यूनतम कार्बन मूल्य पर आधारित रखना होगा ताकि विभिन्न देशों में एक साथ कार्रवाई को अनुमति मिल सके। इस कार्बन प्राइस फ्लोर समझौते को लचीला, व्यावहारिक और न्यायसंगत बनाना होगा। इससे उनका मतलब विभिन्न देशों के विकास स्तरों और उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर अलग अलग मूल्य निर्धारण और जिम्मेदारियां सौंपने से है। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 1/4 से आधे तक की कटौती करने की जरूरत होगी। इसके लिए इस दशक के अंत तक वैश्विक कार्बन मूल्य को लगभग $75 प्रति टन के बराबर करना जरूरी है, जबकि वर्तमान वैश्विक औसत उत्सर्जन मूल्य केवल $3 प्रति टन है। आपको बता दें कि कार्बन प्राइस कार्बन प्रदूषण पर लागू होने वाली लागत है। यह प्रदूषकों को वातावरण में उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ग्लोबल वार्मिंग उत्सर्जन को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। कार्बन प्राइस फ्लोर नीतिगत उपायों के माध्यम से काम करता है। इसमें रेगुलेशन और एमिशन ट्रेडिंग सरीखे उपाय शामिल होते हैं, यानी इसमें लागत को वातावरण में उत्सर्जन के हिसाब से तय किया जाता है। इस साल HTBT यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन की गैरकानूनी खेती में खासा इजाफा देखा गया है। बीजों का विनिर्माण करने वाली कुछ कंपनियों ने भी इस बात का दावा किया है कि इस साल अवैध बीज पैकेट्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी रही है। इस पूरे मामले में संबंधित उद्योगों ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की है। अपील में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के वेरिएंट्स के चलते पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि BT कॉटन एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी वाणिज्यिक खेती के लिए केंद्र ने इजाजत दी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को ही ट्रांसजेनिक फसल कहा जाता है, यानी ऐसी फसल जिसके बीज के जीन्स में किसी खास मकसद से बदलाव किए गए हों। कॉटन बीज के जीन्स में इस तरह बदलाव किए गए हैं कि ये कॉटन बॉलवर्म से लड़ने के लिए कीटनाशी पैदा कर सकें। कॉटन बॉलवर्म फसलों को खराब करने वाले सामान्य कीट हैं। बात करें HTBT की तो यह BT कॉटन के जीन्स में एक और बदलाव करता है। HTBT वेरिएंट पौधे को ग्लाइफोसेट नाम के हर्बिसाइड से लड़ने लायक बनाता है। जानकार बताते हैं कि ग्लाइफोसेट नाम के इस हर्बिसाइड के चलते कैंसर का खतरा बना रहता है। HTBT वेरिएंट की एक खास बात यह भी है कि इसके पॉलिनेशन यानी परागण प्रक्रिया से आसपास के पौधों में हर्बिसाइड से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसके बावजूद भी HTBT को अभी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। रीजेन-CoV-2 कोविड-19 के गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों पर भी असरदार है। ब्रिटेन में हुए एक प्रयोग ने यह बात रखी है। रीजेन-CoV-2 एक प्रायोगिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल है। दरअसल अब तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचारों ने माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 रोगियों पर बेहतर असर दिखाया है, जिसके कोविड-19 के गंभीर स्थिति वाले रोगियों और ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले लोगों में उपयोग की मनाही है। आपको बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक प्रकार के कृत्रिम एंटीबॉडी होते हैं। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि की नकल करते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले मानव रक्त से विशिष्ट एंटीबॉडी को निकाला जाता है और फिर उनका क्लोन किया जाता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वायरस या वायरस के विशिष्ट भाग को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। रीजेन-CoV-2 भी ऐसे ही 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कासिरिविमैब और इमडेविमैब के कॉकटेल से बना है। इसे कोविड-19 वायरस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन के विशिष्ट भागों से जुड़ जाते हैं। इससे इस वायरस के स्पाइक प्रोटीन की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करने की क्षमता रुक जाती है। रीजेन-CoV-2 भारत में स्विस दवा कंपनी रॉश और भारतीय कंपनी सिप्ला के बीच हुए एक गठजोड़ के माध्यम से उपलब्ध है। इसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली हुई है। इसके अलावा कोविड-19 के इलाज में एक और एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी बामलानिविमैब और एटेसिविमैब को भी आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति मिली हुई है। आपको बता दें कि कोविड-19 के अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग कैंसर, इबोला और HIV के उपचार में भी किया गया है। आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूवर्स, पिछले बुलेटिन में हमने आपसे अल्जीरिया के बारे में बताने को कहा था। पिछले दिनों अल्जीरिया चर्चा में रहा। दरअसल 2 वर्ष पहले अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति अब्देलाजीज बोउतेफ्लिका को विरोध प्रदर्शन के चलते अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी।
उसके बाद से यह पहली बार है जब अल्जीरिया में संसदीय चुनाव हुए हैं। अब चलिए इसका नक्शा देख लेते हैं। अल्जीरिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो यह देश अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह एक मुस्लिम देश है और इसकी राजधानी अल्जीयर्स है। अल्जीयर्स एक तटीय शहर है। इस देश की सीमाएं अफ्रीका के 7 देशों से लगती है। उत्तर पूर्व में ट्यूनीशिया, पूर्व में लीबिया, दक्षिण में नाइजर और माली, दक्षिण पश्चिम में मारितानिया, पश्चिम में पश्चिमी सहारा और मोरक्को। इस देश की सीमा उत्तर में भूमध्य सागर से लगी हुई है। भौगोलिक नजरिए से अल्जीरिया को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को टेल कहा जाता है। यह उत्तर में भूमध्य सागर के जलवायु असर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। दक्षिणी भाग लगभग पूरी तरह से मरुस्थल है। यहां पर सहारा मरुस्थल का असर देखा जा सकता है। उत्तरी भाग में एटलस पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला ही तटीय मैदानों को दक्षिणी क्षेत्र से अलग करती है। इसकी जलवायु की बात करें तो उत्तर में भूमध्य सागर है, जिसकी वजह से यहां पर शुष्क ग्रीष्म ऋतु और वर्षा युक्त सर्दियां यहां की विशेषता हैं। यहां पर सिराको नाम की स्थानीय गर्म पवनों का असर देखा जा सकता है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने बेलारूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है, जिस वजह से यह चर्चा में है। आप कमेंट सेक्शन में इसके सीमावर्ती देशों के नाम जरूर बताइएगा। हम अगले बुलेटिन में इसे कवर करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtieyes.com पर। साथ ही दृष्टि आइज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ को प्लांट किया गया। इसे असम के गुवाहाटी में लगाया गया है। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ पूर्वोत्तर भारत की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप है। इसमें MnSOD या मैग्नीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस नामक जीन को जोड़ा गया है। इस कारण यह रबड़ ठंड को झेलने में सक्षम होगा। इस प्लांट को केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। तमिलनाडु ने कृषि के लिए एक अलग वार्षिक बजट पेश करने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दी। इसका मकसद कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कल्याण की रक्षा करना है। इसके अलावा तमिलनाडु में भूजल उपयोग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जाएगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु पानी की कमी वाला राज्य है। इस कानून से किसानों और भूजल पर निर्भर आम लोगों के हितों की रक्षा होगी। बीते दिनों डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसे गुजरात के मुंद्रा और राजस्थान के कठुआस के बीच चलाया गया। इससे देश के अन्य हिस्सों के साथ गुजरात में बंदरगाहों के बीच तेज और कुशल रसद सुविधा मिलेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पहचान प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए पोर्टल अब 10 भाषाओं में उपलब्ध है। यह पोर्टल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत बनाया गया है। पोर्टल को 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के ID कार्ड की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया था। इस वक्त इस पर सुविधा केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध थी। अब इसका उपयोग बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 एक ट्रांस पर्सन को स्वकथित लिंग पहचान के अधिकार और सरकार से उस पहचान की प्रमाण पत्र की गारंटी देता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में 14 डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में निशक्तता या निशक्तता के जोखिम वाले बच्चों और शिशुओं को सहायता देना है। इन केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं में बच्चों की स्क्रीनिंग और उचित पुनर्वास देखभाल के लिए रेफरल शामिल है। इसके अलावा बच्चों की स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी भी इन केंद्रों पर की जाएगी। साथ ही इन केंद्रों पर माता पिता और सहकर्मी को परामर्श और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इस वर्ष का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भारतीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट को दिया गया। यह अवार्ड राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट श्याम सुंदर ज्ञानी को मिला। उन्हें यह अवार्ड उनकी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए दिया गया। इसकी घोषणा UNCCD यानी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा की गई। मिजोरम के खेल मंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल यह घोषणा क्षेत्र में जनसंख्या को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। मिजोरम अपनी जनसंख्या में क्रमिक गिरावट के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने के लिए लोगों की ऑप्टिमम संख्या से काफी नीचे है। इसके अलावा कम आबादी मिजो जैसे छोटे समुदायों या जनजातियों के जीवित रहने और प्रगति के लिए एक बाधा है। खट्टेकर पक्षी अभयारण्य के पास स्किटरिंग मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है। केरल राज्य की जैव विविधता के सम्मान में नई प्रजाति का नाम यूफिलिक्टस केरल रखा गया है। स्किटरिंग मेंढक या जीनस यूफिलिक्टस के सदस्य अरब प्रायद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं। भारत की महाबलेश्वर गुफा के कुछ चमगादड़ों में निपाह वायरस की एंटीबॉडी पाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि निपाह वायरस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहचाने गए टॉप 10 प्राथमिकता सूची वाले रोगजनकों में शामिल है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय और NCERT ने EMRS शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन की शुरुआत की है। मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 120 EMRS शिक्षकों और प्राचार्यों के पहले बैच ने 40 दिनों के निष्ठा कार्यक्रम को पूरा किया। दरअसल इसका उद्देश्य EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को पूरा करना है। आपको बता दें कि निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम NCERT का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। भारत के साथ साझेदारी में भूटान का TIWD यानी टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम लगभग 24 महीने की अवधि तक चलेगा। कार्यक्रम का फोकस अंतर्राष्ट्रीय कराधान और ट्रांसफर प्राइसिंग निर्धारण के क्षेत्र में होगा। आपको बता दें कि TIWD संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक संयुक्त पहल है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 kWp सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया। इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की IPDS यानी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत लगाया गया है। IPDS के कार्यान्वयन के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है। IPDS को विद्युत मंत्रालय द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। भारत सरकार, मिजोरम सरकार और विश्व बैंक के बीच $32 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर हुआ है। यह राशि मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना में निवेश की जाएगी। इसका मकसद मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना से विशेष रूप से सेवा वंचित क्षेत्रों और कमजोर समूहों को लाभ मिलेगा। इसमें राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मजबूत करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।